नमस्कार, आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना के कहर को देखते हुए 3 मई तक के लॉकडाउन का दूसरे चरण को बढ़ा दिया गया है। और इस दौरान यदि आज हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की जिनके सामने परेशानियां हैं, परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। दरअसल प्राइवेट नौकरी वालों को लॉकडाउन के बीच वेतन नहीं मिलेगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और वेतन नहीं मिलने के चलते प्राइवेट नौकरी करने वाले परेशान हो रहे हैं। वहीं यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वालों को निर्देश नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को भी नौकरी से नहीं निकालने की अपील जरूर की है। हालांकि अब देखना होगा कि इस अपील का आखिर क्या असर हमें देखने को मिलेगा। वहीं यदि दूसरी ओर हम शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के दौरान भी मोटी फीस वसूल रहे हैं। लॉकडाउन में अभिभावकों के सामने अब सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, आर्थिक संकट। जी हां, आर्थिक संकट। स्कूल की फीस भी देनी है और घर का खर्चा भी चलाना है। तो वहीं यदि दूसरी ओर हम किसानों की बात कर लें तो किसानों के लिए भी लॉकडाउन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों से उपार्जित फसल की राशि से भी काटा जा रहा है सहकारिता का कर्ज और किसान इस दौरान फसल की राशि से कर्ज कटौती की भी मांग कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के चलते परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है प्राइवेट संस्थान से कि जो आपके संस्थान में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन न काटा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी देखना यह होगा कि आखिर ये अपील कितनी रंग लाती है। वहीं यदि दूसरी ओर हम ये बात कर लेते हैं ऐसे स्कूलों की जो कि प्राइवेट स्कूल हैं, लॉकडाउन होने के चलते स्कूल नहीं लग रहे, लंबे वक्त से अवकाश है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फीस है वो फीस लोगों से वसूली जा रही है। छात्रों के अभिभावकों से वो फीस वसूली जा रही है। अब ऐसे में अभिभावकों के सामने भी दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। एक तो लॉकडाउन है, आर्थिक संकट, और दूसरी ओर यदि हम छात्रों की बात करें तो छात्रों की फीस भी भरनी होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा आखिर क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या इस दिशा की ओर भी सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है और तमाम अनसुलझे सवाल है जिनका जवाब हमें लेना है। हमारे साथ ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ऐसे में किसानों के साथ साथ छात्रों के अभिभावकों के सामने भी आ रही है, क्योंकि आर्थिक संकट जो है वो दोनों के ऊपर बराबर पड़ता नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, दरअसल ये किसानों पर और आम जनता पर दोहरी और तिहरी मार है। उसकी वजह यह है कि एक तो 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन हम अगर किसानों की बात करें तो किसान इस समय अपनी फसल के उचित मूल्य के लिए परेशान है। हम सब्जी भाजी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसान के गेहूं की जो फसल है उसकी अभी तुलाई होनी बाकी है और तुलाई के बाद किसानों को उसका कीमत मिलेगी। अभी जो बात निकल के आ रही है वो ये कि किसान दरअसल अपना माल जब सहकारी समिति में तुलाएगा तो उन समितियों में होता यह है कि किसान का माल तुलने के बाद जो सहकारी समिति का कर्ज होता है उस कर्ज को सहकारी समिति काट लेती है और उसके बाद जो राशि बचती है वो किसानों को दे दी जाती है। दरअसल किसानों का संकट यहीं से शुरू होता है। एक तो कोरोना की मार है, ऊपर से पिछली सरकार ने उनको कहा था कि हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, वो माफ नहीं हुआ, उसको बीमा की राशि नहीं मिली। ऐसे में अगर किसान की फसल की सरकार तुलाई करती है, गेहूं का खरीदी करती है, उत्पादन करती है और उससे अगर ब्याज और मूल रकम कटकर मिलेगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। दरअसल हम इस मुद्दे पर बहुत सारी बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी। देवदत्त जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारी चर्चा का मूल मकसद ये है कि इस कोरोना की जो मार चल रही है उसके चलते आम आदमी जनजीवन परेशान है, अस्त व्यस्त है, लेकिन किसान और ज्यादा परेशान होने वाला है, क्योंकि पहले तो किसानों की फसल का कटना मुश्किल था, गेहूं की कटाई होने के बाद अब उनकी तुलाई मुश्किल है और तुलाई के बाद जो दिक्कत आने वाली देवदत्त ये कि सहकारी समितियां किसान के कर्ज की राशि को काट कर उनका भुगतान करती है। असल में किसानों की मांग अब ये है कि इस बार उनकी कर्ज की राशि न काटी जाए, उनकी रकम का पूरा भुगतान कर दिया जाए। आप उसे किस ढंग से देखते हैं? बिल्कुल, वैसे भी आप और हम देख रहे हैं कि किसानों की सामान्य परिस्थितियों में भी समस्याएं बहुत थी और क्योंकि किसान काम नहीं करेगा तो कहाँ से फिर अन्न आएगा।
तो इस समय तो किसानों को और रियायत देने की जरूरत है। आप देखें कि उनका समर्थन मूल्य भी नहीं बढ़ाया गया, हर चीजों के दाम दुगने हो गए, तिगने हो गए, लेकिन किसान का मूल्य वही है फसल का। एक तो वो बढ़ाना चाहिए, और अब कर्ज वाली चीज तो भूल ही जाना चाहिए कि उनसे कोई पैसे काटे जाएं, क्योंकि यदि वो उनके पैसे काटे जाएंगे तो किसान यदि कमजोर हुआ तो पूरा देश और कमजोर हो जाएगा। इस समय तो और खर्चों में कटौती की जाए, लेकिन किसान को तो पर्याप्त मदद करने की, राहत देने की जरूरत है, क्योंकि यदि वो उगाएगा नहीं तो खाएंगे क्या लोग, आज घरों में बैठ के क्या करेंगे। तो किसान को इस समय सबसे ज्यादा संबल देने की जरूरत है, और उनका कर्ज माफ कर देना चाहिए। सहकारी समितियों को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि कोई पैसा नहीं काटेंगे, और मुझे लगता है कि अभी जरूरत है कि उनका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। हर चीज के दाम दुगने तिगने हो रहे हैं, लेकिन किसान का वही मूल्य है। बीच में देवदत्त जी मैं रुकूंगा थोड़ा सा आपको। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर किसान नेता केदार शंकर सिरोही जुड़ गए हैं। केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद साहब। दरअसल हम इस बात की चर्चा करें, कर्ज माफी की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसान की गेहूं की फसल कट जाती है और सरकार किसान के गेहूं का उपार्जन करती है, उसकी तुलाई करती है, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर उस समर्थन मूल्य से खरीदने के बाद होता यह है कि सहकारी समितियां उसका कर्ज काट के उसको भुगतान करती है। ये आशंका है, लेकिन किसान चिंतित है। ऐसे में क्या किसान को तुलाई के समय सरकार व्यवस्था ठीक करे, उसका गेहूं बारिश में या उसको परेशानी न उठानी पड़े, क्योंकि कोरोना का मामला है, लोग जितना ज्यादा संपर्क में आएंगे परेशान होंगे। ऐसे में सरकार तुलाई की व्यवस्था ठीक करे और उसके भुगतान के मामले में सहकारी कर्ज की राशि को न काटे। आपका इसमें क्या कहना है? जी, मैं जो अभी पहले बता रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, और एक दूसरी चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि देश के जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री अमृत सेन जी और रघुराम राजन जी, उनने भी यही कहा है कि एक सेक्टर है हमारा जिसको अभी हमें बूस्टअप करने की जरूरत है, जो आगे हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ी गति दे सकता है, वो खेती है। तो उसको तमाम तरह की सुविधाएं और एक्स्ट्रा अनुदान देने की बात कही है। अब मध्य प्रदेश में भी ये हो रहा है कि देखिए, इसमें एक बात समझने की जरूरत है, फूड विभाग अलग है और सहकारिता अलग है। सहकारिता के लोगों के हाथ में कबान है ये खरीदी की, इसलिए वो अपनी वसूली कर रहे हैं। ये तो एक तरीके का जो आपका अड़त प्रथा चलती थी 2000 के दशक में, 98-95 के दशक में, जो अड़त चलती थी कि आप सामान ले जाइए और फिर बाद में आप बेचने आएंगे तो आपका पैसा काट लेंगे। हमारा इसमें स्पष्ट है कि फूड विभाग का पैसा सीधा किसानों के खाते में आना चाहिए, और बैंक जो है वो अपना दायित्व, अपना ड्यूटी निभाते हुए किसानों के साथ आपसी सामंजस्य करके अपनी वसूली करे, न कि इसमें से काटे। दूसरी बात ये, जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 21 तारीख। केदार जी, मेरा इसमें कहना ये भी है कि ये तो अमानत में खाया से अलग बात है कि ये सालों से चल रहा है कि किसान अपनी उपज को सहकारी समिति में तुलाई कराता है और सहकारी समितियां उसकी अनुमति के बिना पैसे काट लेती है। होना तो ये चाहिए कि जब तक किसान अनुमति ना दे उसकी उपज का मूल्य कोई भी सहकारी समिति या बैंक ना काटे, क्योंकि ये किसान उनके लिए सामान तोलता है, अपनी उपज को तोलता है, पैसे उसके खाते में आना चाहिए, फिर किसान उसको दे। अब आपने जो बताया कि पुराने ढर्रे में आड़तियों की तरह काम हो रहा है, सहकारी समितियां आड़ती बन गई है, व्यापारी बन गई है, और किसान अपना जो माल बेचता है उसको वहीं पहले काट लेती है अपना कर्ज और शेष रकम लौटा देती है। तो ये तो भले ही पुराना नियम, पुरानी परंपरा है, लेकिन ये तो बहुत ही गलत है और एक तरह से अमानत में खयानत है। नहीं, इस पे मैं दो चीज जोड़ना चाहूंगा कि पिछले साल बंद कर दी थी, पर इस बार वापस ये सहकारिता के लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को इस चीज की खबर भी है। अगर उनको खबर होगी तो वो तुरंत रोक देंगे। आज की तारीख में सबको पता है कि पिछले 1 महीने से मंडियां बंद है, किसानों के पास 1 रुपया नहीं है, और बेचने का एक ही साधन है, वो है आपका MSP पर जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रहा, उसमें फल, फूल, सब्जी और दूध में किसान बहुत बड़े लेवल पे पिट चुका है। तो आज की तारीख में एकमात्र जरिया उसका है कि वो सहकारिता में जो ये अपने MSP पर जो बेच रहा है फसल, उस पर उसकी जीविका टिकी हुई है। तो इस तरह का निर्णय अभी सरकार ने नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक रही बात नियम की, तो केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 21 जुलाई तक कोई भी ऋण न काटा जाए। तो ये चीजों पे हमको बड़ा फोकस करना पड़ेगा। मेरा इसमें ये भी कहना था केदार जी कि सवाल 21 जुलाई तक का नहीं है। किसान ने अपनी 1 ट्रक माल गेहूं की तुलाई की, सपोज करो, वो तुलाई के बाद उसको 1 ट्रक गेहूं के यानी 100 कुंटल गेहूं का दाम
उसको मिलना चाहिए, उसमें से फिर उसकी मर्जी होगी, उस हिसाब से वो अपना कर्ज चुकाए, कर्ज न चुकाएगा तो उस पर ब्याज लग जाएगा। लेकिन ये तो बहुत गलत है कि उसके पैसे को आप पूरा ना देकर माल तुलवा लेते हैं और माल की तुलाई करके अपने कर्ज की रकम आप काट लेते हैं। चलिए, आप बहुत साल से वो करते आ रहे थे, लेकिन ये कोरोना वायरस का साल है। इस साल में अगर आप उसके कर्ज को भी काट लेंगे अभी, तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक ये बात पहुंची होगी, या इस चर्चा के माध्यम से अगर ये शिक्षकों तक जाएगी तो निश्चित ही वो इस बात के निर्देश जरूर देंगे कि किसान की जो रकम है कर्ज की, वो इस बार गेहूं के उपार्जन के बाद न काटी जाए। सहकारी समितियां किसान के कर्ज न काट के उनको पूरा भुगतान करे। मुझे ऐसा लगता है। केदार जी। जी बिल्कुल, मुझे भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी सारी जगह लोगों को खेती से बचाने का मामला जारी है, किसानों को सपोर्ट करने का है, और जो दुर्दशा भी खेती की बढ़ती हुई दिख रही है, इसको इस समय एक बड़े बूस्टअप की जरूरत है। और वो बूस्टअप का एक अंश ये सहकारिता से पैसे न काटना भी है। जब हमारे देश में हम लोग निजी क्षेत्र के और नेशनलाइज्ड बैंक को हम अपना कर्जा चुका रहे हैं, किसान उनके यहाँ भी हमारा केसीसी, वहाँ भी हमारा लोन है, तो हम सहकारिता का भी चुकाएंगे। ये सहकारिता वाले जबरन क्यों काट रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी इससे क्या नुकसान हो रहा है? आपके पास मैं लौटता हूँ, आपका साथ टेलीफोन पर बने रहिए। हमारे साथ देवदत्त जी भी है। देवदत्त जी, मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि किसान को इस समय राहत देने की जरूरत है, क्योंकि किसान ही देश को आज की स्थिति में चला रहा है। वो सब्जी वो दे रहा है, गेहूं उत्पादन करके लोगों को रोटियां वो देगा। ऐसे में किसान की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जो उसकी सब्जियां शहरों में आ रही हैं, वो बिचौलियों के जरिए उनको दाम कम मिल रहे हैं, पुलिस या दूसरे जो लोग हैं उनसे वसूली ज्यादा कर रहे हैं, तो किसान के पास जो है पैसा कम आ रहा है। जो खुदरा माने ग्राहक है उनको महंगी चीजें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं शहरों की जो सब्जी मंडियां हैं, वहां भी किसानों की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि मंडी के बाहर किसानों के ट्रकों से, किसानों की ट्रालियों से पैसे की वसूली ज्यादा हो रही है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, इस समय जो परिस्थितियां बन गई हैं, उसमें केवल किसान ही आवश्यकता की चीज रह गई है। आप देखें, ना कोई मॉल जा रहा है, ना कोई कपड़ा खरीदने जा रहा है, ना कोई डीजल पेट्रोल खरीदने जा रहा है, क्योंकि इन सब की अभी आवश्यकता ही दिखाई नहीं दे रही। सब घरों में, लेकिन कोई कहीं भी रहे उसको खाने के लिए चाहिए, और वो कौन देगा? किसान देगा। तो इस समय तो पूरी सरकारों को बिल्कुल फोकस किसान पे करना चाहिए और उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूं राघवन जी की किसानों की खरीदी इस समय जो हो वो खलिहान से हो जाए, खेत से। वहीं हर गांव में जाके सरकार के पास इतना तंत्र है, रोजगार सहायक, सचिव, पटवारी, इतना बड़ा तंत्र है, कृषि मंडी के अधिकारी, कर्मचारी, कि हर गांव में वो खरीदे। और वहीं अभी स्कूल बिल्डिंग खाली है, वहीं आप रखवा दीजिए, वहीं उसका भुगतान करिए पूरा, जिससे कि वो आगामी फसल की तैयारी कर सके, खेत तैयार कर सके। क्योंकि अब एकमात्र उम्मीद जो है, जो अब कहा जाता था हमेशा कि किसान भाग्य विधाता है इस देश का, वाकई में अभी और किसी से कोई काम नहीं पड़ना है। केवल लोगों की जो जरूरत है वो किसान ही पूरी करेगा। तो इस समय सबसे बड़ी जरूरत है कि उसको मजबूत किया जाए, उसको संबल दिया जाए। और हमें तो बार बार मैं कह रहा हूँ उसका हमारी बातों से केदार शंकर और सुनने वाले भी सहमत होंगे कि देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते, आप देखिए कि जो भी व्यापारी है, बाजार में सब चीजें महंगी मिल गई है। शक्कर महंगी हो गई है, आप देखिए तेल महंगा बिक रहा है, यहाँ तक कि जो मास्क है 5-10 रुपए के मास्क जो है वो 50-50 रुपए के बिक रहे हैं। सिर्फ किसान ऐसा है जो इस कोरोना वायरस के चलते खेत में काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, और वो आपको सस्ती दरों पर वो मुनाफाखोरी नहीं कर रहा है। किसान काला बाजारी नहीं कर रहा है, आपको पहले से सस्ते दामों में सब्जी दे रहा है और आपको गेहूं दे रहा है ताकि आप साल भर रोटी खा सके, आपको चावल की व्यवस्था कर रहा है दिन रात खेत में काम करके। ऐसे में पूरे देश को किसान के बारे में सोचने की जरूरत है कि कम से कम किसान की जो उत्पादन है, गेहूं है, दाल है, चावल है, इसका उसे मुनाफा ना मिले, लागत मूल्य जरूर मिलना चाहिए। केदार जी से मैं सवाल करूंगा। केदार जी, किसान को इस समय उसकी सारी सेवाओं को देखते हुए कम से कम देश और सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो गेहूं, दाल, चावल या सब्जियों का लागत मूल्य आता है वो लागत मूल्य सरकार तय करे। जैसे इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रखा है। आज ये मौका भी है, दस्तूर भी है कि किसानों के उत्पाद के लिए, गेहूं के लिए, दाल के लिए सरकार इतना तो मूल्य तय कर दे कि जो उसकी लागत के आसपास आ जाए। केदार जी।
जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज जो हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था, जिस तरह की अर्थव्यवस्था की बात हम कह रहे थे कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर से चल रही है, ऑटो इंडस्ट्री से चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से चल रही है, आज वो सब जगह धराशायी दिख रही है। वो 20-25 दिन का जो ये पीरियड था उसको वो अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पाई है। पर आज हमारी खेती को देखिए, वो इतने सालों से इस लंबी अर्थव्यवस्था को संभाल रही है। और आप देखिएगा पूरे विश्व में सबसे अगर कोई देश खड़ा होगा अर्थव्यवस्था का पहिया किसी का मजबूती से घूमेगा तो भारत का घूमेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती वाली है, यहाँ के लोग मेहनत करने वाले हैं। बस बशर्ते है कि इनको सही दाम मिल जाए। अगर इनको सही दाम मिल गया तो पूरे देश का परचेसिंग पावर में कोई भी छोटा भी रुकावट नहीं आएगा, क्योंकि हमारी खेती के लोग जो है वो 70% है और 70% लोग अगर परचेसिंग सही रखेंगे तो अर्थव्यवस्था पे कहीं नुकसान नहीं आएगा। पूरे यूरोप में ये तकलीफ है क्योंकि उनकी व्यवस्था में खेती का अंश जो है वो 1 और 2% है। हम 16 से 17% का जीडीपी है और 70% लोग हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा कहना है कि ये मौका है इस समय किसानों की मेहनत का, उनकी तपस्या का मूल्य चुकाने का। देश को चाहिए कि वो किसान की जो मेहनत है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे और उसकी उपज का सही मूल्य उसको दे, क्योंकि देवदत्त जी इस बात को जरूर मानेंगे, किसान की जेब में अगर पैसा होगा तो फिर ऑटोमोबाइल मार्केट भी चलेगा, सराफा व्यापार भी चलेगा और उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज भी चलेंगे, क्योंकि किसान के पास अगर पैसा होगा तो वो देश के बाजार में आएगा। इसीलिए हमारा कहना है कि किसान को उसकी उपज का, अगर आज की तारीख में केंद्र सरकार गेहूं का मूल्य 3,000 रुपये तय कर देती है, 2600 रुपये तय करती है, तो आप ये मानिए कि जो उसको अभी 1900 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य मिल रहा है, 1000 रुपये का अगर उसमें इजाफा हुआ तो किसान की जेब का पैसा देश की जेब में आएगा, वो अपनी जेब में नहीं रखेगा। जाहिर है कि वो आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूँ, देवदत्त जी भी सहमत होंगे कि किसान के पास अगर पैसा आएगा तो किसान अपने पैसे को देश के बाजार में लाता है। देवदत्त जी, बात कई बार प्रमाणित हो चुकी है कि जब जब खेती बैठी है, जब जब खेती नहीं हो पाई, उपज नहीं हो पाई, तब तक बाजार में सन्नाटा छाया रहा है। खेती की खुशहाली से ही, किसान की खुशहाली समृद्धि से ही बाजार में रौनक आती है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में तो यदि वापस से बाहर लाना है, बाजार में रौनक बढ़ाना है, पैसा लाना है, तो उसके लिए किसान की जेब में पैसा डालना जरूरी है और वहीं से फिर वो रोटेशन जो चलेगा तो वो सबके पास आएगा। और सबसे बड़ी जो मैं बार बार एक ही बात करूंगा कि कितनी भी आपदा आ जाए, लोग कितना भी घरों में कैद हो जाए, लेकिन सब छूट जाएगा। आज लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, सब है, लेकिन प्लेन बंद है, ट्रेन बंद है, लेकिन खाना तो नहीं छूट रहा ना। खाना तो खाना ही है, तो वो कब खाना खिला पाएगा? जब किसान मजबूत रहेगा। अभी उसको फिर बीज और खाद चाहिए, अभी जुलाई में फिर बोनी शुरू होगी। तो अभी तो हर दृष्टि से कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जब हम सब खर्चे काट के केवल और केवल किसान की मदद करें, क्योंकि जो पहले हमने गलतियां की हैं उसकी सजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। लेकिन यदि अपन ने किसान को कमजोर किया तो फिर भुखमरी जैसी एक सजा और भुगतनी पड़ेगी देश और दुनिया को। तो इस समय तो मुझे लगता है कि एकमात्र आशा का केंद्र किसान है और सबका ध्यान किसान के ऊपर होना चाहिए। उसकी मजबूती कैसे है, उसको संबल कैसे मिले, और वहीं मैं तो कहता हूँ गांव में खरीदो, वहीं स्कूल में रखो अनाज हर गांव में और वहीं नगद भुगतान करो। इससे आपका सोशल डिस्टेंस भी लागू होगा, अन्यथा आप अभी सोसाइटी में मंडी में भीड़ लगाएंगे। सरकार के पास अभी इतना तंत्र इतना मजबूत और सक्रिय नहीं कि वो तुरंत इस तरह की व्यवस्था कर पाए, लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि गाँव में सरकार की संस्थाएं जाए, सरकारी संस्था, वहीं वो किसानों से गेहूँ खरीदे और वहीं स्टॉक करे। लेकिन अगर ऐसा संभव भी नहीं हो पाता है तो कम से कम सरकार को चाहिए कि किसानों को बोनस के रूप में, पारितोषिक के रूप में उसका जो न्यूनतम मूल्य है खरीदी का, उसमें इजाफा करे, क्योंकि किसान की जेब में अगर पैसा आएगा तो वो बाजार में आएगा और बाजार में जब आएगा तो बाजार ठीक लाएंगे। केदार जी मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि अगर किसान देश को आप ठीक करना चाहते हैं तो किसान की जेब को आप काटिए मत, बल्कि उसकी जेब में उसका पैसा तो दीजिए जितना उसका लागत का मूल्य आता है। जैसा मैंने कहा था कि अगर गेहूं का मूल्य 3000 के आसपास कर दिया जाए, जो दाल है उसका मूल्य अगर 8000 के आसपास कर दिया जाए, 8000 रुपये कुंटल अगर तुअर की दाल हो जाए, मूंग की दाल अगर 10,000 कुंटल के आसपास हो जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा विटामिन और प्रोटीन होते हैं, तब देश की स्थिति बेहतर होगी। अभी हो ये रहा है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक उद्योग की तरफ ध्यान देती है, उद्योग को पैकेज देती है। इस समय केदार जी
पैकेज की जरूरत अगर है सबसे ज्यादा तो वो खेती को है। किसानों को अगर आपने पैकेज दे दिया, उसकी उपज का सही मूल्य दे दिया, तो देश फिर इस पूरे दौर से बहुत ताकत से उभर जाएगा। आपकी अंतिम राय? जी, मेरी अंतिम राय इसमें यही है कि इसको की तरह समझना चाहिए। जैसे हम किसान एक खेत में 2 बीज लगाते हैं और उसके 100 बीज हमको मिलते हैं, इसी तरीके से अगर केंद्र और राज्य की सरकार किसान के जेब में 2 रुपए डालेगी तो वो 100 रुपया बन के निकलेगा देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे खेत का बीज का उत्पादन है, ऐसे ही खेत में डाला हुआ बीज और किसान की जेब में डाला हुआ सरकारी पैसा बराबर फायदेमंद रहेगा देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इस बात से सहमत हूँ, देवदत्त जी भी सहमत होंगे। देवदत्त जी, आपकी टिप्पणी आखिरी 10-20 सेकंड की जरूरत है। आप किसी कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है कि इस पूरे मामले में अगर आपको लगता है कि देश को बचाना है तो पहले आप किसान को बचाइए। जिस बात को हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, आज किसानों ने साबित किया कि अगर वो किसान देश के साथ है तो किसान देश न भूखा रह सकता, ना कोई आदमी भूखा सो सकता है। बाजार भी अच्छे होंगे बशर्ते कि किसान की उपज का आप सही मिल दीजिए, उसकी जेब को पैसे से ना भरे, लेकिन उसकी जेब को ना काटा जाए। आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर, नर्स, वेंटिलेटर, अस्पतालों की जरूरत है, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस समय किसानों की मजबूती की जरूरत है। और मुझे लगता है उस पर फोकस करके आपकी बात से सहमत है। मुझे लगता है कि समय हमारा अभी पूरा हो चला है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देवदत्त जी, आपने इस पूरे मामले में चर्चा की। केदार शंकर सिंह जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि वो टेलीफोन लाइन पर जुड़े और उन्होंने किसानों की बात की। हम दर्शकों को बता दें कि किसानों का अकेला मसला नहीं है। जो निजी क्षेत्र में लोग मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी के साथ साथ उनका वेतन भी संकट में है। सरकार को चाहिए कि जहाँ सरकारी जो निजी फैक्ट्रियां हैं, जहाँ लोग काम कर रहे हैं, इस बात की निगरानी की जाए कि उनका वेतन ना कटे, उनका वेतन मिले और उनकी नौकरियां भी ना जाए। उम्मीद करते हैं कि किसान और श्रमिक दोनों खुशहाल होंगे, तभी देश खुशहाल होगा। आज की चर्चा का विषय ये था। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। आज हम इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आपसे बात करेंगे कि ये जो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, इस दौर में पंजाब के एक विश्वविद्यालय ने एक शोध किया है। पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्च करने वालों ने कहा कि पराबैंगनी प्रकाश से युक्त एक ऐसा रैकेट तैयार किया गया है जो लगभग प्रत्येक सतह ई वाणिज्य पैकेटों और मुद्रा यानी नोटों जैसी हर वस्तु के संक्रमण को मुक्त कर सकता है। इस रैकेट को कहीं भी ले जा सकते हैं। संबंधित वस्तु के ऊपर इसे हाथ के पंखे की तरह हवा करनी होगी। यह रैकेट कोविड-19 महामारी से लड़ने में एक कारगर औजार साबित हो सकता है, क्योंकि जो मुद्रा है, जो पैसे हैं, उनके भी संक्रमण की, नोटों के संक्रमण की बात हो रही है, उसमें संक्रमण से बचाने में ये शोध मजबूती से काम करेगा। इस रैकेट को विकसित करने के लिए करने वाले रिसर्चकर्ताओं का कहना है कि 80 सेंटीमीटर लंबे इस रैकेट में एक तरफ स्थापित अंडाकार सिरे में यूवीसी ट्यूब 200 से 280 नैनोमीटर के बीच तरंग दैर्ध्य युक्त पराबैंगनी प्रकाश होता है। उपकरण का दूसरी तरफ का हिस्सा धातु से बनी एक चादर से ढका होता है, ताकि इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति घातक पराबैंगनी किरणों की चपेट में ना आ सके। रिसर्च करने वालों ने कहा कि इस रैकेट को संबंधित वस्तु के ऊपर 4-5 इंच की दूरी से 1 मिनट के लिए लहराना होगा। साथ ही कोई मानवीय हस्तक्षेप होने पर रैकेट संक्रमण मुक्ति की प्रक्रिया को बंद कर देता है, ताकि मानव त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचे। संक्रमण मुक्ति के लिए जो नई इजाद है, ये बहुत कारगर साबित होगी। ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो रुपए के मामले में नोटों पर संक्रमण की बात हो रही है कोरोना वायरस की, उससे निजात दिलाने में ये रिसर्च, ये शोध बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बाखबर में आपसे बताएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।